हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि संभावना का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने जो भी बेसिक थ्योरी होती है संभावना से जुड़ी हुई, जो भी बेसिक थ्योरी मैंने क्लियरली वर्ड यूज किया, बेसिक थ्योरी वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे और मैंने वही क्वेश्चन चूज किए हैं जो बेसिकली एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। एक बार हम ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो बाकी के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। बट अभी फिलहाल टारगेट यही रखते हैं कि रिवीजन की तरह लेकर चलते हैं और जो जरूरी चीजें उनको पहले कवर अप कर लेते हैं। राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप पिछले वाली क्लासेस भी देख रहे होंगे। और अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या कैसा रहने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करना ताकि सभी लोग बेनिफिट इसका उठा सके। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं संभावना की गणितिक परिभाषा। तो संभावना की गणितिक परिभाषा समझने से पहले हमें कुछ शब्दों का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हम संभावना को असली तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है समसंभावी घटनाएं। ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या है, समसंभावी घटनाएं। थियोरी के तौर पे इसके बारे में भी पूछा जाता है कि समसंभावी घटनाएं अर्थात क्या। तो समसंभावी का मतलब होता है जिनकी संभावना क्या हो, सेम हो। ध्यान से सुनना, जिनकी संभावना क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे देखो ना, इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब जिनकी संभावना क्या हो, सेम हो, उसे बोलते हैं समसंभावी घटनाएं। तुम लेकिन लिखेंगे कैसे, तो वो ध्यान से सुनना। यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के, ध्यान से सुना, किसी यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश यानी हमारा यू, ध्यान से सुनना, निर्देशावकाश यानी कि हमारा यू की दो या दो से अधिक घटनाओं में से, ध्यान से सुनना, इसकी दो या दो से अधिक घटनाओं में से एक घटना के घटने का अनुमान, ध्यान से सुना, एक घटना के घटने का अनुमान दूसरी किसी भी घटना के घटने के अनुमान से अधिक या कम होने का यदि कोई कारण न हो तो ऐसी घटनाओं को समसंभावी घटनाएं कहते हैं। मतलब ये है कि जितनी संभावना ए की होगी उतनी संभावना बी की, बोला ना, ना अधिक हो ना कम हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो आप एक सिक्का उछालते हो, ठीक है, जैसे यहीं पे मैं लिख देता हूं, मान लो अगर आप एक सिक्का उछालते हो, ठीक है, तो सिक्का उछालने से हमें पता है दो चीजें हो सकती है, एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। राइट। अब हेड आने की भी संभावना सेम है और टेल आने की भी संभावना सेम है। सिंपल भाषा में कहे तो 50% चांसेस है हेड आने के और 50% चांसेस है टेल आने की। तो ये कैसी घटना है कि दो या दो से अधिक घटना तो है, लेकिन एक की संभावना दूसरे की संभावना से ना कम है ना ज्यादा है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या बोलेंगे, समसंभावी घटनाएं या इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है, तो ये फर्स्ट आपको याद रखना है डेफिनेशन। उसके बाद आपका जो सेकंड डेफिनेशन है वो है सानुकूल परिणाम। सेकंड डेफिनेशन क्या है, सानुकूल परिणाम। सानुकूल परिणाम को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, मतलब वो घटनाएं जिसको हम चाहते थे कि ये घटना घटे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे परिभाषा पहले देखते हैं कि यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश के, ध्यान से सुना, किसी यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश के प्राथमिक परिणामों में, ध्यान से सुनना, प्राथमिक परिणामों में जो परिणाम, ठीक है, जो परिणाम किसी घटना ए बनी है उसका निर्देश करता हो तो ऐसे परिणामों को घटना ए बने उसके सानुकूल परिणाम कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो कि तुम्हें जो चाहिए था वही रिजल्ट बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सानुकूल परिणाम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि मान लो एक ताश है, ताश में 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है। ध्यान से सुना, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है और वो पत्ता कैसा होना चाहिए, चेहरे वाला होना चाहिए। वो पत्ता कैसा होना चाहिए, चेहरे वाला। अब अगर आप लोगों ने कभी ताश देखा होगा, आप लोगों ने कभी पत्ता देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आने वाली क्लास में वो पत्ता भी दिखा दूंगा कि कैसा होता है। तो जो पत्ते होते हैं उसमें जो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो पत्ते होते हैं उसमें जे, क्यू, के, ये तीन ऐसे पत्ते हैं, ठीक है, ये जे, क्यू और के, ये तीन ऐसे पत्ते हैं जो बेसिकली चेहरे वाले होते हैं। क्या होते हैं, चेहरे वाले, यानी आम भाषा में इसको बोलते हैं गुलाम, रानी और बादशाह। राइट, तो शायद आपको लोगों को आइडिया लग जाए, जे, क्यू, के, ये तीन पत्ते ऐसे होते हैं जो चेहरे वाले होते हैं। और आपको पता है कि चार प्रकार के पत्ते होते हैं, इसका मतलब ये चारों में चेहरे होते होंगे, तो चार तिहाई टोटल 12 चेहरे वाले पत्ते हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपके पास टोटल कितने पत्ते हैं, आपके पास टोटल है 52 पत्ते। उस 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता खींचो और वो एक पत्ता कैसा होना चाहिए, चेहरे वाला होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर इन 12 में से कोई भी एक पत्ता आया
हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हमारे सानुकूल परिणाम। क्लियर हुआ इतना? तो सानुकूल परिणाम का मतलब होता है जो रिजल्ट तुम चाहते हो वही अगर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सानुकूल परिणाम। क्लियर है इतना? तो ये हमारा दो परिभाषा हो गया, ध्यान से सुना। एक है समसंभावी और एक है सानुकूल परिणाम। उसके बाद असली मेन शुरू होता है, वो मेन है आपका ये वाला, यानी कि संभावना की गणितिक परिभाषा। एग्जाम में पूछा जाता है कि संभावना की गणितिक परिभाषा बताइए, या संभावना की गणितिक परिभाषा अर्थात क्या। इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। माना कि किसी यादृच्छिक प्रयोग का शांत निर्देशावकाश यू के, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, पहले हम लोग जो भी हमारे पास परिणाम होता है उसको हम यादृच्छिक प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, और हम बोलेंगे उसका जो निर्देशावकाश होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। शांत का मतलब क्या होगा, शांत का मतलब होता है जिनको हम गिन सके। तो यू के परस्पर निवारक चांसेस देखो, परस्पर निवारक हो, चाहे निःशेष हो, चाहे समसंभावी हो, तीन बातें बोला है। चाहे परस्पर निवारक हो, परस्पर निवारक का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, चाहे ये वाला हो, चाहे निःशेष हो, निःशेष का मतलब होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू हो, चाहे समसंभावी मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो। तो ऐसे परिणामों की कुल संख्या n, ध्यान से सुनना, यानी जो आपने निर्देशावकाश लिया है उसके जो यू के परस्पर निवारक हो, निःशेष हो, समसंभावी, इनकी कुल संख्या जो n है, जिसमें से m परिणाम किसी घटना a के बनने के सानुकूल हो। m परिणाम यानी जो तुम चाहते हो, जो तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, यानी जो तुम प्रयोग कर रहे हो, वो परिणाम किसी घटना a के बनने के सानुकूल हो, तो ऐसी घटना a की संभावना इज इक्वल टू हो जाएगा m बटे में n। और घटना ए बनने की संभावना को संकेत में हम दर्शाएंगे P ऑफ ए। इसको हम लोग पढ़ते हैं P ऑफ ए, राइट, यानी ये ब्रैकेट लगा दो, P ऑफ ए करके पढ़ते हैं हम लोग। तो P ऑफ ए द्वारा दर्शाया जाएगा हमारा जो संभावना था। इसके पहले देखो कहीं भी हम लोगों ने इस तरह से नहीं दर्शाया था, हम डायरेक्टली लिखते थे ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अब जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे P ऑफ ए इज इक्वल टू, या P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम इस तरह से लिखेंगे। यानी P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। तो P ऑफ ए की जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि घटना ए के सानुकूल परिणामों की संख्या, या सिंपल भाषा में चाहो जो प्रयोग तुम कर रहे हो, ठीक है, जो प्रयोग कर रहे हो, या यूं कहो जो परिणाम तुम चाहते हो, जो परिणाम चाहते हो, और जो हमारा n होता है यानी डिवाइडेड वाला होता है, ये कुल परिणाम की बात करता है। किसकी बात करता है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम का मतलब क्या है, इसको हम दर्शाते n से, ठीक है, इसको दर्शाते n से और इसको दर्शाते हैं m से। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी P ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारा तीन डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। पहला है समसंभावी घटना, पहला क्या है, समसंभावी घटना, ध्यान से सुनना, पहला क्या है, समसंभावी घटनाएं, दूसरा क्या है हमारा सानुकूल परिणाम, और तीसरा है हमारा ये गणितिक परिभाषा। ठीक है, तो गणितिक परिभाषा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कुछ बातों को समझना जरूरी है जो आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना है वो ध्यान से सुनना। जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया, मैं इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तो तुम्हारे लिए समझना थोड़ा आसान होगा। एग्जाम्पल छोटा सा ही लेता हूँ। मान लो एक सिक्का है, ठीक है, क्या है, एक सिक्का है और उस सिक्के को उछाला, तो उस सिक्के को उछालने पे कुल परिणाम कितने बन सकते हैं। मैंने क्या कहा ना, पहले हम क्या निकालेंगे, कुल परिणाम। और कुल परिणाम को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे किससे दर्शाते हैं, एन से, और जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशावकाश के परस्पर निवारक, निःशेष और समसंभावी। पर हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, हम सिर्फ एन लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कुल परिणाम एन होगा वो क्या होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्लियर है इतना? लेकिन मिस्टर ए ने बोला भाई मुझे हेड चाहिए, राइट, तो मिस्टर ए का जो सानुकूल परिणाम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेड, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू हेड। अब ध्यान से सुनना कि ए जो चाहता है वो क्या चाहता है, हेड चाहता है, यानी इसका जो एम हो जाएगा, यानी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गलत तरीके से लिखा है मैंने, यानी कि एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, राइट। यानी जो ए है वो ये चाहता है कि उसको क्या मिले, हेड मिले। क्लियर हुआ इतना? वो क्या चाहता है, हेड मिले, तो उसका परिणाम हो जाएगा एच। क्लियर होता? और कुल परिणाम क्या है, एच डिवाइडेड बाय 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी पी ऑफ ए, राइट, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। तो एम क्या है आपका, कितनी बार आया, हेड एक बार आया है, राइट, और टोटल कितने परिणाम है, दो। याद रखना इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टोटल दो परिणाम है और हेड आने का टोटल संभावना कितना है, एक है, राइट। तो इसको हम लिखेंगे एक बटे में
2, समझ में आया? तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह से हमारा जो संभावना है वो दर्शाया जाता है। मतलब क्या है, कुल परिणाम की संख्या जो लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सानुकूल परिणाम है उसकी संख्या लिखते हैं। फॉर्मूला होता है m डिवाइडेड बाय m। m मतलब सानुकूल परिणाम और n मतलब कुल परिणाम। तो सानुकूल परिणाम ऊपर होगा और हमारा कुल परिणाम नीचे होगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसी आंसर के बेस पे यहाँ पे 3 बातें लिखी गई हैं, तीनों बातों को समझते हैं। पहला बोला है m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये बोला है कि जो m होता है यानी जो हमारा सानुकूल परिणाम है, ये 0 भी हो सकता है और ये 0 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? ये 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए इसको दर्शाया m इज ग्रेटर देन 0। याद रखना ये 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि जैसे कि मान लो कोई ताश का पत्ता लिए, जैसे ये ऊपर वाला था, ठीक है। ताश का पत्ता तुमने लिया और तुमने बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चेहरे वाले ही चाहिए। तो तुम निकालने गए, तुम्हारा मान लो कोई और निकल गया, तो क्या परिणाम निकला, 0 निकला कि नहीं निकला, राइट? तो इस तरह से 0 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारा n होता है यानी ये डिवाइड वाला, ये हमेशा ध्यान से सुना, ये n जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि कुल परिणाम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये हमारा हो गया दूसरा रिजल्ट। क्लियर है इतना? तीसरा याद रखना है कि जो m की वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू n होगा। वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू n होगा। मतलब क्या है कि जो हमारा सानुकूल परिणाम है वो n के बराबर भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, जो हमारा सानुकूल परिणाम है वो इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। छोटा मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं, छोटा मतलब ऐसे लिखेंगे, m लेस देन इज इक्वल टू n। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं, m लेस देन इज इक्वल टू m। मतलब ये n और m दोनों बराबर भी हो सकता है, यानी सानुकूल परिणाम कुल परिणाम के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो इसका जो रिजल्ट बना फाइनल वो क्या बनेगा, m लेस देन इक्वल टू n। समझ में आया? तो ये 3 परिणाम तुम्हें याद रखना है। पहला परिणाम याद रखना है कि m की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 या उससे ज्यादा होगी। दूसरा, n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी। और तीसरा ये है कि m हमेशा लेस देन इक्वल टू n होगा। ठीक है, और यहाँ पे n यानी शून्य या अनंत नहीं है। n जो है वो क्या है, फिक्स है। याद रखना, मैंने बताया ना कि ये कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत का मतलब फिक्स होगा, यानी तुम्हें पता होगा 5, 10, 15, 20 ऐसा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि संभावना की गणितिक परिभाषा जो है, ठीक है, संभावना की जो गणितिक परिभाषा है उसे प्रशिष्ट परिभाषा के तौर पे भी जाना जाता है। किस परिभाषा के तौर पे जाना जाता है, प्रशिष्ट परिभाषा, यानी क्लासिकल डेफिनेशन। क्लियर इतना? तो ये इतना थियरी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो फटाफट क्या करना है, लाइक कर देना थोड़ा। गलती से इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है नॉर्मली स्टूडेंट्स ये सारी चीजें करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा और ये पॉजिटिव जो है इमेज बनी रहेगी मेरी मेरे अंदर कि हाँ भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है। मेन तो टारगेट वही होता है, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इतना रात में रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, मैं आपको कभी दिखाऊंगा मैं कितने कितने बजे रात को रिकॉर्डिंग करता, तो आपको आइडिया लगेगा भाई हाँ सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा एक लाइक कर ही सकते हैं। अब अगर तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, राइट? और वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि भाई तुमने उनके साथ ये चीजें क्या की, शेयर की। इन केस उन्हें फ्यूचर में कुछ अगर नोट्स मिलता है, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है, तो वो आपके साथ शेयर करें, क्योंकि तुम लोगों ने उनके साथ शेयर किया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो लाइफ में बहुत काम आएगा। फिलहाल चलते हैं आगे, ये सारी ज्ञान की बातें तो मैं देता ही रहूंगा। उसके बाद आगे हम जो सीखेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि निर्देशावकाश यू की किसी भी घटना ए की संभावना, याद रखना, ध्यान से सुना जो मैं बोलता हूं। यू की किसी भी एक घटना जो होती है उसका जो संभावना है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। याद रखना, 0 भी हो सकता है और 1 और 1 से कम भी हो सकता है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो होने के चांसेस 0 है और सॉरी, नहीं होने के चांसेस 0 है और होने के चांसेस पूरे 1 है। यानी इस तरह से हमेशा 0 और 1 के बीच में। याद रखना है कि जो संभावना है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। यानी 0 का मतलब है कोई चांस नहीं और 1 का मतलब है 100% चांस है। क्लियर हुआ इतना? जैसे हम मैच खेलते हैं तो मैच में बोलते हैं ना जीतने के चांसेस हैं, तो जीतने के अगर 100% चांस है तो संभावना 1 है, जीतने के थोड़े बहुत चांस है तो 1 से कम है, जीतने का कोई चांस नहीं तो मतलब 0 है। क्लियर हुआ इतना? तो ये इसको याद रखना है। इसको मैं थोड़ा तुम्हें और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ना उसी को लेके हम कंटिन्यू करके समझाता हूं मैं। तो यहाँ पे ऐसे समझो, जैसे कि मैंने कहा ना, एक सिक्का है, एक सिक्का है और मैं सिक्का उछाला। ठीक है, अगर मैंने सिक्का उछाला
तो यहाँ पे देखो चांसेस क्या है, मतलब दो चीजें होंगी, या तो हेड आएगा, मतलब हेड और टेल आएगा, राइट। तो हेड के जो चांसेस हैं, ध्यान से सुनना, जो हेड के चांसेस हैं वो कितने हैं, 50% है। जो टेल के चांसेस हैं वो कितने हैं, 50% है, राइट। लेकिन दोनों की दोनों यानी हेड और टेल आए, इसके चांसेस कितने हैं, 0% है, सॉरी 0% है। लेकिन ध्यान से सुनना, या तो यानी आइदर, तो ये आइदर नहीं लिखता हूं, या तो लिखता हूं, ठीक है। या तो हेड या तो टेल, इसके 100% चांसेस है। मतलब हेड और टेल के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो के दोनों आ जाए, राइट। और हेड आने के चांसेस भी 50 है, टेल के भी 50 है, और दोनों में से कोई एक के आने के चांसेस जो है वो 100% है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? तो इस तरह से जो हमारा संभावना है वो 0 से शुरू होता है और 100 में खत्म होता है। यानी 0 और 100 के बीच, यानी 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो इस तरह से 0 लेस देन p लेस देन 100, 100 का मतलब यहाँ पे हम हमेशा एक से दर्शाएंगे, क्योंकि जो संभावना है उसको भिन्न के स्वरूप में दर्शाया जाता है, और इसी वजह से हम हमेशा एक लिखते हैं, ना कि परसेंटेज में दर्शाया, इसलिए 100 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, आगे देखते हैं। असंभव घटना की संभावना क्या होती है, शून्य होती है। तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो ये दो तीन बातें हैं जो याद रखना है, कि असंभव घटना की संभावना हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, और निश्चित की हमेशा क्या होती है, एक होती है। और निर्देशावकाश यू की किसी भी घटना, एक की पूरक घटना, तो ये भी बात हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये नॉर्मली हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी जहां पे प्रैक्टिकल्स आएंगे, जहां पे जरूरत होगी, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 11। इसमें बोला है कि दो संतुलित सिक्कों को उछाला जाए तो एक छाप और एक कांटा मिले और कम से कम एक छाप मिले, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। यानी दो सवाल पूछा गया है, और यही डिट्टो का डिट्टो, यानी डिट्टो मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपका मार्च 2022 वाले पेपर में आया था। आप एक बार देख के कंफर्म कर लेना, अगर आपको कंफर्म भी करना हो तो। अदरवाइज टेंशन नहीं लो, यहाँ पे मैं बहुत ही सावधानी से ध्यान रख रहा हूँ इस चीज को, कि तुम्हें टॉपिक्स भी कवर करो, सब कुछ समझ में भी आए। इसीलिए इस तरह से मैंने टिक कर लिया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पहले बता दूं, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए, मेरा भी और तुम्हारा भी। तो ये क्वेश्चन मार्च 22 में आया था। अब क्वेश्चन क्या था, कि दो संतुलित सिक्के को उछाला जाए। ध्यान से सुनना, दो संतुलित सिक्के को उछालना है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखना कैसे सॉल्यूशन होता है इसका। अगर दो संतुलित सिक्के को उछाला जाता है, यानी कि मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या लिखोगे, परिणाम। तो परिणाम कितने बनते हैं, अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो एक हेड बनेगा और एक टेल, यानी दो परिणाम बनेगा। और कितनी बार उछालना है, तो उसको हम क्या कर देंगे, पावर में रख देंगे। यानी जितनी बार उछालना होगा, जितनी बार या जितना सिक्का, ये याद होगा, मैंने बताया था कि परिणाम हमेशा नीचे होगा, और ये जितनी बार या जितना जो सिक्का होगा वो हमेशा पावर में होगा, राइट। तो इस तरह से लिख के पहले तो संख्या निकाल लिया करो। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे 2 पावर ऑफ 2, यानी टोटल कितने परिणाम बन जाएंगे, चार परिणाम बन जाएंगे। इसको लिखना कैसे सिखाया था मैंने कहा था सबसे पहले इसको दो से भाग करोगे तो कितना आएगा, दो आएगा। यानी दो बार हेड लिखना है और दो बार टेल लिखना है। फिर मैंने कहा था दो से भाग करो तो आएगा एक, यानी एक बार हेड लिखना है और एक बार टेल लिखना है। तो इस तरह से तुम्हारे जो है टोटल चार परिणाम बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो n है वो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको याद रखना है, ये u इज इक्वल टू हमने दर्शाया, और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारा क्या है, ये है हमारा निर्देशावकाश। क्लियर, इतना, ये हमारा पहला टारगेट हो गया। अब चलते हैं सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है कि दो संतुलित सिक्का उछालना है, और ये देखना है कि एक छाप मिले और एक काटा। ध्यान से सुनना, एक छाप मिले और एक काटा मिले। तो पहले चलते हैं, हम इसको लिखेंगे कि हमारा जो m है, ध्यान से सुनना, या इसको हम कुछ नाम देते हैं, लोगों ने क्या नाम दिया वो देख लेते हैं। P ऑफ ए दिया है, ठीक है, यानी घटना ए। तो घटना ए बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनना, घटना ए बराबर एक छाप आए और एक कांटा आए, ठीक है। एक छाप आए और एक काटा आए, उसको हमने घटना ए नाम दिया है। यानी ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे कैसे वो ध्यान से सुना, एक छाप और एक काटा। तो थोड़ा सा ये पूरा सा ऑब्जर्व करो, ये मैंने शायद गलती कर दी, शायद 100% गलती कर दिया है, रुक जाओ, सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इसको मैं वापस लिखता हूँ। मैंने कैसे कहा, कि मैंने कहा टोटल चार परिणाम बनेंगे, राइट, और उसको पहले दो से भाग करो, यानी दो बार हेड आएगा, ठीक है, और दो बार टेल आएगा।
फिर 2 से भाग करो यानी 1 आएगा, तो एक बार हेड होगा, एक बार टेल होगा, एक बार हेड होगा और एक बार टेल होगा। ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, और अच्छा हुआ कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने ध्यान दे दिया। ठीक है, नहीं तो तुम लोग को लगता कि मुझे नहीं आ रहा था। ऐसा पॉसिबल होता है कभी कभी। अब सुनो, एक छाप और एक काटा। अब इस पूरे परिणाम को ऑब्जर्व करो और ये चेक करो कितनी बार छाप है, और मतलब कितने परिणाम ऐसे जिसमें एक छाप है और एक काटा है। तो पहले वाले में देखोगे तो दोनों में हेड हेड है, हेड का मतलब छाप है दोनों में। और दूसरे वाले में देखोगे तो एक बार हेड है और एक बार टेल है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा एच और टी। ये वाला ऐसा परिणाम है जिसमें एक बार हेड भी है और एक बार टेल भी है। फिर दूसरे वाले में देखूंगा तो इसमें एक बार काटा है, एक बार छापा है, मतलब छाप भी है और काट भी है। तो दूसरा, सॉरी काट नहीं काटा, तो ये हो जाएगा टी और एच, ये टी और एच। तो दूसरे वाले में तो दोनों टेल टेल है, यानी दूसरे वाले में तो मतलब चौथे वाले में तो दोनों काटा है, तो ये भी काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो ए है वो कितना बन गया, 2। यानी कि हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि m इज इक्वल टू कितना बन गया, 2 बन गया। क्लियर है इतना? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब m इज इक्वल टू क्या बन गया, 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी संभावना निकालेंगे, तो p ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। m का मतलब जो हमारा सानुकूल परिणाम है, तो सानुकूल परिणाम कितना है, 2। और n का मतलब है हमारा जो कुल परिणाम, यानी 2/4। इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है इतना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो क्लियर है इस क्वेश्चन, समझ में आया कि कैसे करना है? तो दूसरा जो क्वेश्चन इसका वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि कम से कम, ध्यान से सुना, कम से कम कितना छाप मिले, एक। ध्यान से सुनना, सवाल में बोला है कम से कम एक छाप। तो ये दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं नाम देता हूं घटना बी। और घटना बी को क्या बोला है, कम से कम एक छाप। कम से कम एक छाप का मतलब क्या है, एक से ज्यादा छाप हो सकता है, तो हाँ, एक से ज्यादा छाप हो सकता है, याद रखना है। कम से कम एक का मतलब क्या है, एक या उससे ज्यादा। तो अब सवालों में देखो, यानी जो हमारा यू है इसमें देखो कि कितना बार ऐसा हुआ है कि एक या उससे ज्यादा छाप है। तो पहला वाला जो देखोगे तो इसमें 2 छाप है, मतलब एक है ना, कम से कम एक होना चाहिए, तो हमारा तो 2 है, यानी हाँ इसको ले लेना है। फिर दूसरा वाला देखोगे तो कम से कम एक छाप है, हाँ तो है, बिल्कुल है, यानी ये एच और टी हो जाएगा। फिर तीसरा वाला देखो तो इसमें भी एक एच है, मतलब हाँ ये वाला भी हो जाएगा। लेकिन चौथे वाले में देखो तो दोनों टी टी, यानी दोनों में काटा है, पर बोला था कम से कम एक क्या होना चाहिए, छाप होना चाहिए, यानी ये 3 ही परिणाम बनेंगे। तो हमारा m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर सेम उसी तरह से लिखेंगे कि p ऑफ b बराबर m डिवाइडेड बाय n। क्या लिखेंगे, p ऑफ b बराबर m डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे हमारा जो m है वो हो जाएगा 3, और हमारा जो n है वो हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा बन गया ये सेकंड का आंसर। राइट, क्लियर है इतना? तो ये हमारा बन गया सेकंड का आंसर, और हम इसको कर देते हैं हाईलाइट। राइट, तो ये p ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। क्लियर इतना? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये मार्च 2020 में आया था। और हाँ, जो मैंने गलती यहाँ पर की है उस चीज को थोड़ा ध्यान देना। मैंने जल्दबाजी में भले कर दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा था इसी चीज को फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो क्या करना है, 4 लिखोगे, फिर 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा, यानी 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर डिवाइड करोगे 2 से तो 1 आएगा, यानी एक बार हेड और एक बार टेल। ठीक है, तो इसमें कभी गलती होने के चांसेस नहीं होते। हाँ, बेवकूफी करोगे जैसे मैंने अभी किया जल्दबाजी में कि हाँ भाई थोड़ा वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, ये मेरे दिमाग में था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रखना। अपने माइंड को एकदम शांत रख के करो। मैं जब शांत रख के करता हूँ तो गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में तो भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जल्दबाजी हमें नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करना। 3 घंटे बहुत होते हैं। ओके, चलो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने टिक किया था, वो कौन सा है, हाँ ये रहा, उदाहरण नंबर 13, रुतवा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सॉरी गलती होगी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और अलग अलग नाम से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, तो अब इसको रीड करते हैं क्या लिखा गया। सवाल में बोला रुतवा शब्द के सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले समग्र क्रमचयों में, ध्यान से सुनना, रुतवा शब्द के सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले समग्र क्रमचयों में आर प्रथम स्थान पर आए। तो सबसे पहले मैं रुतवा लिख देता हूं, RUTVA। अपने पास रुतवा है, यानी 5 अक्षर का नाम है। अब इसमें बोला है कि जो आर है, जितने भी समग्र क्रमचय बनेंगे, ध्यान से सुना, जितने भी क्रमचय बनने वाले हैं वो सभी के सभी में आर क्या होना चाहिए, प्रथम स्थान पर होना चाहिए। मतलब ये आर का स्थान तो क्या है,
फिक्स है, आर को तुम टस से मस नहीं कर सकते। अब ये 4 को जितना टस से मस कर रहा हो उतना करो। फिर आगे लिखा है तो उसकी संभावना का मान ज्ञात करो। तो इसमें समझना क्या है, समझना ये है पहले क्वेश्चन कैसे बोला है। क्वेश्चन में हमारे पास एक नाम दिया था और उस नाम में बोला है भाई एक लेटर है एल, उस लेटर का नाम क्या है आर, और ये आर हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फिक्स मतलब पहले स्थान पर। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास टोटल 5 स्थान है, 1 2 3 4 और 5। याद रखना ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो मैं ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आर यहाँ पे हर बार क्या होगा, फिक्स होगा। यानी बाकी बचे कितने कितने प्लेस बचे, 4 प्लेस बचे। यानी ये 1P1। याद रखना है कि क्रमचय को पी से दर्शाते हैं, ठीक है। क्रमचय को हम किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं। तो क्रमचय बोला है तो यहाँ पे 1P1 यानी आर का स्थान तो फिक्स हो गया। अब बाकी बचे कितने, 4, यानी UTVA। हमारे पास कितने बचे, 4। यानी ये 4 जो है इनको हम 4 अलग अलग तरीकों से बिठा सकते हैं। यानी यू को पहले रख सकते हैं, चाहे पहले टी को रख सकते हैं, चाहे पहले वी को रख सकते हैं, चाहे पहले ए को रख सकते हैं। सिर्फ उसी तरह से चाहे टी को रखे, चाहे यू को रखे, चाहे वी को रखे, चाहे ए को रखे, राइट। फिर इसी तरह से वी टी यू ए, फिर यहाँ पे ए वी टी यू, राइट। यानी कि हम चाहे चाहे जैसे रखें, यानी जो 4 अक्षर हैं उनको हम 4 अलग अलग तरीकों से रख सकते हैं। ध्यान से सुनना, जो हमारे पास 4 अक्षर है उनको हम 4 अलग अलग तरीकों से रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी 1P1 इंटू 4P4। याद रखना है 1P1 इंटू 4P4। अब सवाल है ये 4 क्यू, अरे मतलब इंटू क्यू हुआ। याद रखना है जब भी कभी और आता है तो याद रखना है गुणा करेंगे, जब भी कभी अथवा आता है हम उसको प्लस करेंगे। जैसे क्या बोला है, एक पहला स्थान फिक्स है और बाकी के 4, यानी पहले का स्थान फिक्स है और बाकी के 4, इसलिए हम बीच में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर अथवा आता तो हम क्या करते, प्लस करते। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का 1P1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 4P4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, यानी ये 1 फैक्टोरियल होता है और ये 4 फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1, ये 1 हो जाएगा और ये बाकी का जो है 4 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है। याद रखना है कि जब भी ऐसा होगा 4 फैक्टोरियल तो हमेशा उसको लास्ट 1 तक लेकर जाना है। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो 4 3 12 दूना 24, यानी हमारे पास टोटल कितने परिणाम बनेंगे, 24 परिणाम बनेंगे। ये है हमारा एम, ये हमारा क्या हो गया, एम हो गया। लेकिन हमें संभावना निकालना है ना, तो हमें क्या निकालना है, संभावना। तो संभावना जब हम निकालने जाते हैं तो जैसे मैं P ऑफ A लिख देता हूं तो फॉर्मूला बनता है M डिवाइडेड बाय M। तो M का मतलब तो पता चल गया है 24 है, तो सवाल है कि N क्या है। तो N देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, और हम इन 5 के पांचों को हम 5 अलग अलग तरीके से बिठा सकते हैं। जैसे ये मैंने 4 बिठाया ना, दिख रहा है ना, जैसे ये मैंने 4 अलग अलग बिठाया, तो ध्यान से देखोगे तो 4 अलग अलग मैंने बिठाया है। सेम उसी तरीके से तुम इसको भी कर सकते हो। जब तुम इसको कर सकते हो तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 5P5 क्या बनेगा, 5P5। तो अब इसको क्या करोगे, यानी 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी हो जाएगा 5 20, 20 के 60 दूना 120। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो जब 120 बनेगा तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 बटे में 120 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 24 बटे में 120। और अगर ये कट होता है तो कट कर सकते हो, तो कट होगा जैसे 24 एकम 24 और 24 पच्चे 120, यानी आ जाएगा 1/5। हमारा जो संभावना है वो क्या आ जाएगा, 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ इतना। और यहाँ पे ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो गिनने मत बैठ जाना कि 4 4 8 4 12 4 16 ही हो रहा है सर, और आपने 24 कैसे बता दिया, गिनने मत बैठ जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया कि इस तरह से 4 हमारे पास चीजें हैं और उनको हम 4 अलग अलग रास्तों से बिठा सकते हैं। क्लियर हुआ है। और लिखते लिखते उसको कैसे, 4P4। क्लियर है इतना। तो ये मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई अगर स्टूडेंट ये नोट्स देखे तो उसको गलत फहमी ना हो। ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन पूरा। अच्छा, बीच में इसमें थोड़ी थियरी लिखनी पड़ेगी। थोड़ी थियरी कैसे लिखोगे, थोड़ी थियरी ऐसे लिखोगे कि आर को हम प्रथम स्थान पर रखेंगे। क्या लिखोगे, आर को हम प्रथम स्थान पर लिखेंगे, तो बाकी के अक्षरों के लिए हमारे पास 4 अलग अलग स्थान है, तो उसकी संभावना बराबर 4P4, राइट। इस तरह से लिखो, उसकी संभावना बराबर 4P4। क्लियर हुआ इतना, बस इतना ही लिखना है, बाकी का तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन, जो बेसिकली था हमारा उदाहरण नंबर 13, और ये मार्च 2022 में भी पूछा गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, बट मैंने टिक
टिक नहीं किया है, और ये एमसीक्यूज में पूछा गया इसलिए मैंने टिक नहीं किया है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है और अक्सर 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स वाले मैंने टिक किया ही नहीं था, मैंने ज्यादातर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 सॉरी 3 और 4 वालों को ही टारगेट किया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन छूट गया था। पर इसको सॉल्व कैसे करना होता है ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सवाल में बोला है लीप वर्ष में 53 गुरुवार होने की संभावना बताओ। अब यहाँ पे मैं लिख देता एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है लीप ईयर, क्या बोला है, लीप ईयर, ईयर बोला कि लीप वर्ष बोला है, हिंदी में क्या लिखा है, हाँ लीप वर्ष बोला है, क्योंकि ईयर लिखना इंग्लिश में लीप ईयर लिखना आसान, लेकिन हिंदी में लिखना मुश्किल होता है थोड़ा, लीप वर्ष। ठीक है, तो जब पहले जो सवाल बोलता है पहले वो समझो, लीप वर्ष का मतलब होता है 366 डेज, कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुना, लीप वर्ष का मतलब होता है 366 दिन, राइट। अब सवाल में बोला है कि 53 गुरुवार होने की संभावना बताओ। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक वर्ष में, ध्यान से सुनना, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, जो फिक्स है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, एक वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह। मतलब ये हुआ सॉरी, ठीक है, अब इसको सुनो थोड़ा, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये तो कंफर्म है कि 52 गुरुवार भी आ जाएगा, और हमें पूछा है, हमें पता करना है कि 53 गुरुवार कितने चांसेस है। ठीक है, क्या पूछा है, 53 गुरुवार। तो अब ये कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये है कि जितने दिन कवर हो रहे हैं पहले उतने मैक्सिमम दिन कवर कर लो। तो मैक्सिमम दिन मतलब 52 सप्ताह होते हैं, और हमें पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 52 गुणे 7 करो, तो 52 गुणे अगर 7 करते हो तो कितना होगा, 52 गुणे 7 होगा 7, 364 हो, 7 बचे करके 7 दूनी 14, हाँ 364 हो जाएगा। ठीक है, 52 गुणे 7 करोगे 364 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 366 दिन में से 364 दिन, ध्यान से सुनना, 366 दिन में से 364 दिन जो है वो क्या हो गए, कवर हो गए हैं। तो अब बचा कितना, तो बचा है सिर्फ 2 दिन, ध्यान से सुना, अब बचा है कितना, सिर्फ 2 दिन। तो हमारा पहला काम होगा यही करना कि हम सबसे पहले जितना मैक्सिमम दिन कवर हो सकता है उतना मैक्सिमम दिन कवर कर लेंगे। जैसे कई बार सवाल में पूछ लेता है कि मान लो जनवरी में 5 संडे आए, उसकी संभावना निकालो, तो 7 चौक 28, यानी 28 दिन तो कंफर्म है, बाकी के 3 दिन बचे, तो उन 3 दिन के लिए हमें सॉल्व करना होता है। सेम उसी तरह से इसमें भी करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 366 में से 364 दिन हमें कवर कर लेते, तो बचेंगे कितने, सिर्फ 2 दिन बचेंगे। अब ये 2 दिन क्या हो सकता है, ध्यान से सुना, ये हो सकता है संडे मंडे, ये क्या हो सकता है, संडे मंडे, ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ये हो सकता है ट्यूसडे वेनसडे, सॉरी वेनसडे यानी डब्ल्यू, ये ट्यूसडे और वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे, यानी इतने चांसेस हैं, ध्यान से सुनना, ये चांसेस हैं कि संडे मंडे हो सकता है, तो मंडे, ये दोनों दिन जो है, इन दोनों दिन के क्या क्या चांसेस है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे, ये चांसेस है, राइट। अब इसमें हमें पूछा गुरुवार कितनी बार आ रहा है, ध्यान से देखना, गुरुवार कितनी बार, अगर ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, तो एक इसमें आया, और ये है हमारा थर्सडे फ्राइडे, एक इसमें आया, क्लियर इतना, तो इसकी संभावना कितनी है, 2, और टोटल कितने परिणाम बने हैं, 7, यानी P ऑफ A इज इक्वल टू, यहां नहीं लिखता, ऊपर लिखता हूं मैं, क्या बनेगा, P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N, जो N की वैल्यू है वो है टोटल 7, देखो एक, कैसे गिनोगे, ये देखो, ये एक जोड़ी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे N इज इक्वल टू 7, जिसमें संडे, सॉरी संडे नहीं, गुरुवार की संभावना, थर्सडे की संभावना क्या है, वो है M इज इक्वल टू WT, यानी वेनसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राइडे, यानी इसकी संभावना है 2, तो M बाय N का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7, और यही होगा हमारा आंसर, क्लियर इतना, या इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो जितने दिन शेष बचेंगे, क्या, जितने दिन शेष बचते हैं वही हमारी संभावना होगी। अगर 2 दिन शेष बचा तो 2/7, 3 दिन शेष बचा तो 3/7, एक बचा तो 1/7, 99.99%, राइट, 1% इसलिए बोलते हैं, तुम गलती कर दो तो बात अलग है, 1% मतलब 0.1%, बाकी 99.99% यही रहने वाला है, क्लियर हुआ इतना। तो ये था हमारा आज का क्लास, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मुझे भी थोड़ी बोलने में दिक्कत होने लगती है, और आपको भी इतना लंबा क्लास
पढ़ने की आदत नहीं है अभी तक, तो इसलिए इतना ही रहते हैं। और जितने भी चीजें मैंने बताई उसको अच्छे से कवर कर लेना। कल मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस लगभग मैंने टिक किया, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है जो 1.2 में से पूछा गया है। तो 3 एक दिन कवर करूंगा, 4 एक दिन कवर कर दूंगा, यानी 2 क्लास लेके 1.2 भी मैं फिनिश कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।